नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10 विषय हिंदी का बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र पूरा सॉल्यूशन के साथ लेकर आए हैं। दोस्तों, इस बार बोर्ड परीक्षा में सेम ऐसा ही प्रश्न पत्र आएगा। इस वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र को पूरा हल के साथ देखेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इससे आपको अपने बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अनुक्रमांक लिखना है अपना, फिर नाम। यह 901 हाई स्कूल हिंदी का विषय कोड है। वर्ष 2025, कक्षा 10 विषय हिंदी। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 12, 801 JK यह प्रश्न पत्र का संकेतांक है। समय 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक 70 अंक। यहाँ निर्देश हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंड अ और ब में विभाजित है। तीसरा निर्देश, खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसका उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देना है। कहने का मतलब आपका जो पेपर होगा 2 भाग में बटा रहेगा, अ और ब। अ में, खंड अ में 20 अंक का 20 वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको OMR पत्रक में गोला बनाकर देना है। और खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जिसका उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड अ। पहला प्रश्न क्या कहता है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। अगला प्रश्न देखिए, रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन हैं? रानी नागफनी की कहानी, इसके लेखक विकल्प डी हरिशंकर परसाई जी हैं। एक और इसी तरह की रचना है, रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक इंसाअल्लाह खां हैं, लेकिन यह है रानी नागफनी की कहानी, इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। याद रखिएगा। प्रश्न 3 देखिए, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? मैला आंचल, तो दोस्तों मैला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग के लेखक हैं? कौन सा लेखक भारतेंदु युग का है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु युग के लेखक हैं। प्रश्न 5 कहता है, तितली उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तितली, दोस्तों कंकाल तितली, यह उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रश्न 6 देखिए, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग का महाकाव्य है? तो यहाँ पर जो विकल्प सी है प्रिय प्रवास, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, यह द्विवेदी युग का प्रसिद्ध महाकाव्य है। प्रश्न 7 क्या पूछ रहा है, अनामिका कृति के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों अनामिका कृति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। याद रखना है। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि कौन है? प्रश्न 8, इसमें से रीति मुक्त कवि है तो दोस्तों जो घनानंद जी हैं, यह रीति काल के रीति मुक्त कवि हैं। प्रश्न 9 देखिए, भारतेंदु युग की समय सीमा है? तो दोस्तों जो 1868 से 1900 ईस्वी तक का कालखंड है, यही भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10, नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे? कौन थे दोस्तों नई कविता काव्य संकलन के संपादक? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। प्रश्न 11 देखिए, शोक बिकल सब रोही रानी, रूप सिलु सब देखी बखानी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ देखिए शोक आ गया, शोक से व्याकुल सभी रानी रो रही थी।
तो यहाँ पर देखिए रोना धोना, दुख शोक की बात है, तो अगर ऐसी बात है तो कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। इसी तरह से आपको पहचान लेना है। अब प्रश्न 12, मुख मयंक समंजु मनोहर, पंक्ति में अलंकार है मुख मयंक समंजु मनोहर, यानी मुख चंद्रमा के समान सुंदर और मनोहर है। तो दोस्तों यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है और यहाँ पर सा से सम सरिस जैसा वाचक शब्द भी आ गया, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। मुख चंद्रमा के समान सुंदर और मनोहर है, यानी मुख की उपमा दी जा रही है चंद्रमा से, तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 13, सोरठा किस प्रकार का छंद है? तो आपका सोरठा हो जाएगा अर्ध सम मात्रिक छंद। प्रश्न संख्या 14, अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभि धन उदय मिलकर आपका संधि के नियम से अभ्युदय हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? विकल्प बी। प्रश्न 15, शायद वह आ गया किस प्रकार का वाक्य है? शायद वह आ गया, तो इसमें शायद वह आ गया संदेह हो रहा है, तो आपका संदेहवाचक वाक्य है। 16 नंबर, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, किसका कंठ नीला है? शिव जी का। तो यहाँ पर जहाँ दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा अतिरिक्त पद प्रधान हो तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि। तो विकल्प हो जाएगा ए। आम का तत्सम रूप होगा, आम का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों? आम्र। आम्र आम का तत्सम रूप है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब प्रश्न संख्या 19 है, युष्माभि विभक्ति का युष्माभि का विभक्ति एवं वचन है। तो दोस्तों युष्माभि का विभक्ति एवं वचन तृतीया विभक्ति बहुवचन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, कौन सा सर्वनाम नहीं है? तो हम वे वह यह तीनों ही सर्वनाम है, लेकिन विकल्प डी आपका सर्वनाम नहीं है। ये तो हो गया दोस्तों 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, इसका उत्तर आपको OMR में देना है। अब आता है वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, इसका उत्तर आपको लिखना होगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम गद्यांश देखेंगे, फिर इस पर आधारित 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न 2 अंक का है, इस तरह से यह प्रश्न 6 अंक का है। तो सबसे पहले गद्यांश देखिए, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो दोस्तों ये गद्यांश से इस पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मित्रता शब्द मिले, वहाँ पर आप समझ जाइए कि पाठ का नाम है मित्रता और लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर इस तरह, प्रश्न पहले का कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम मित्रता तथा लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो बस उत्तर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है? गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश कहाँ है? कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इसी की व्याख्या करना है। तो देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, जो लिखा है उसी को घुमा फिरा कर अपने भाषा में लिख देना है, आपको बिल्कुल पूरा नंबर दिया जाएगा। जैसे देखिए समझिए, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि मित्रता के लिए जरूरी नहीं है कि 2 लोगों की स्वभाव और रुचि एक समान ही हो। 2 भिन्न भिन्न स्वभाव और रुचि वाले लोगों में ही मित्रता हो सकती है,
क्योंकि लोग विभिन्नता देखकर भी मित्रता करते हैं, ताकि जो गुण हम में नहीं है वो गुण मेरे मित्र में हो। ऐसे लिख देंगे तो आपको बिल्कुल नंबर मिलेगा। अब देखिए, समाज में लोग विभिन्नता देखकर मित्रता क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर भी यही है, यहाँ ही है कि जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। तो आप यहाँ से ऐसे लिख देंगे कि समाज में लोग विभिन्नता देखकर इसलिए मित्रता करते हैं कि जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो और हमारी आवश्यकता पूरी हो सके। अब देखिए, अथवा करके दिया है, दोनों में से कोई एक करना है कि मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा, दूसरों को गिराने की कोशिश की तो अब कोशिश में अपनों को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों, इसका संदर्भ आपको समझ में आ गया होगा कौन सा पाठ है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। वो लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो आप लिखेंगे ऐसे, पहला का उत्तर कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से तथा लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है। इतना समझ गए दोस्तों। अब दूसरा प्रश्न देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए क्या है, आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि आज तक, बस देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, बस थोड़ा सा चेंज कर देना है। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि आज तक कभी ऐसा संभव ही नहीं हुआ है कि लोग दूसरों की निंदा कर कर, दूसरों को गिराकर खुद को आगे बढ़ा सकें, और दूसरों की निंदा कर कर, दूसरों की बुराई कर कर कोई व्यक्ति किसी को नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि संसार में कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा बुराई करने से नहीं गिरता। मनुष्य तभी गिरता है, मनुष्य का पतन तभी होता है जब उसके गुणों का नाश हो जाता है। ऐसे लिख दीजिए, वही चीज़ बस घुमा के थोड़ा। अब मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है, देखिए इसका भी उत्तर यही है कि मनुष्य के पतन का कारण मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होना होता है। उत्तर हो गया। अब प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सूत की, माया करत ही रहियो, जत पी टेव तुम जानती उनकी, तौ मोही कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे, तेल उपटनो अरुतातो जल, ताही देखी भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सिव देती, क्रम क्रम करी कै नहाते, सूर पथिक सुन मोहि रैनी दिन, बढ़्यो रहत उर सोच, मेरे अलक लड़े तो मोहन हवे करत संकोच। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। देखिए दोस्तों, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम है पद और कवि का नाम है सूरदास जी। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, रेखांकित अंश 2 लाइन ऊपर से है, आप ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में माँ यशोदा उद्धव से देवकी को संदेश भिजवाती हैं और कहती हैं, हे उद्धव, तुम यह संदेश देवकी से कह देना कि मैं तो उनके पुत्र श्री कृष्ण की मात्र धाय माता हूँ, इसलिए वह मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये हो गया। बालक श्री कृष्ण को प्रातःकाल क्या खाना प्रिय है? तो देखिए, प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। तो प्रातः होते ही श्री कृष्ण को माखन रोटी खाना प्रिय है, बस उत्तर हो गया। अथवा करके है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सोना फ्री घटे, बरु समूल मिलाई। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोस्तों, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम नीति है और कवि का नाम बिहारी लाल जी है। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
तो पहला पंक्ति रेखांकित अंश है। प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि कहते हैं कि मन रूपी जल के बढ़ने से, नहीं, धन रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा छंद है? तो दोस्तों यह पद्यांश दोहा छंद में लिखा गया है। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर संदर्भ लिखने के लिए और 3 नंबर हिंदी अनुवाद करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, वाराणस्याम प्राचीन कालात् एव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति दूधते अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानाञ्च वर्धयति। अत्र अनेक आचार्या मूर्धन्य विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपि तु वैदेशिकाः गिर्वाणवाण्याधनाय अत्र आगच्छन्ति निष्कलं च विद्या गृह्णन्ति। अत्र हिन्दूविश्वविद्यालयः, संस्कृतविश्वविद्यालयः, काशीविद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनाच्च ज्ञान-विज्ञान-विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। तो दोस्तों इसका संदर्भ क्या होगा? पहला वाला पाठ है वाराणसी, तो आप सीधे लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश के पाठ का नाम वाराणसी है। सिंपल लिखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद हिंदी अनुवाद करना है, तो ऐसे है, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में भी लगे हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत का अध्ययन करने यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, यह 3 विश्वविद्यालय स्थित है। इनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। अथवा करके है दोस्तों, विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एकयो इति भारतीय संस्कृतेः मूलम् विभिन्न मतवालम्बिनी विविध नामाभिः एकम् एव ईश्वरं भजन्ते। अग्नि इंद्र कृष्ण करिमः राम रहीम जिन्न बुद्ध ख्रिस्त अल्लाह इत्यादि नाम्नैः एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। तम् एव ईश्वरं जनाः गुरु इत्यपि मन्यते। अतः सर्वेषां मतानां संभाव समानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। तो इसका आप संदर्भ ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश के पाठ का नाम भारतीय संस्कृति है। हिंदी अनुवाद करेंगे, विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति के मूल में है। विभिन्न मतों को मानने वाले विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर की भजन करते हैं। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन बुद्ध ख्रिस्त अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। इसी ईश्वर को लोग गुरु इत्यादि ही मानते हैं। अतः सभी मतों की समानता और संभाव हमारी संस्कृति का संदेश है। अब दोस्तों चौथा प्रश्न देखिए कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। कोकिल या पै दिवसान तवाद बिरसान करेल बिटपेसु यावात अली मालह कुअपि रसालह समलसती। तो प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश के पाठ का नाम अन्योक्ति विलासा है। यह आपका संदर्भ हो गया। हिंदी अनुवाद ऐसे करेंगे कि हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ पर बिता लो जब तक कोई भंवरों से युक्त आम का वृक्ष सामने न आ जाए। इसका दूसरा हिंदी अनुवाद होगा मनुष्य के पक्ष में कि हे मनुष्य, तुम अपने नीरस दिनों को दुर्जनों के बीच बिता लो जब तक कोई सज्जन व्यक्ति तुम्हारे सामने न आ जाए। अथवा करके है अपतो दुर्गामी च साक्षरो च पंडित अमुखा स्फोट वक्ता च यो जानती सा पंडित है कि बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है और अक्षरों से युक्त होता है लेकिन पंडित नहीं होता। बिना मुख का है किंतु स्पष्ट बोलता है और जो जानता है वही पंडित है। इसके पाठ का नाम है दोस्तों, संदर्भ ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश के पाठ का नाम प्रबुद्धो ग्रामीण है। हिंदी अनुवाद मैंने आपको बता ही दिया कि बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त होकर भी पंडित नहीं होता है, बिना मुख का है, स्पष्ट बोलता है और जो जानता है वही पंडित है। अब प्रश्न 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हर जिले का अलग अलग अपना अपना निर्धारित खंड काव्य है। आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है उसको आप अपने टीचर से पता कर लीजिएगा। जैसे हमारे सोनभद्र जिले का निर्धारित खंड काव्य ज्योति जवाहर है, तो उसी तरह आप भी पता कर लेंगे कि आपको कौन सा पढ़ना है।
और क्या करेंगे इसके बाद, उस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिएगा। आपका जो भी खंड काव्य हो उससे संबंधित नायक का चरित्र चित्र तैयार कर लेंगे। यह प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलेगा। तो समझ गए ना क्या करना है। पांचवा में पता कर लेना है कि आपके जिले का निर्धारित खंड काव्य कौन है, फिर उस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लेना है। यह प्रश्न जरूर आएगा। अब प्रश्न 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय, तीनों में से जो आपको याद हो किसी एक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिख देंगे तो यह 5 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय उनकी एक रचना लिखना है। क में लेखक था और ख में कवि हैं। जैसे कौन कौन, सूरदास, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। जिसका याद हो आपको लिख डालना है। प्रश्न 7 क्या कहता है, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लिख सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएगा। प्रश्न 8 कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए। कुत्र मरणं मंगलम भवति। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, प्रश्न कर रहा है कहाँ मरना मंगलमय होता है, तो आप लिखेंगे वाराणस्यां मरणं मंगलम भवति, यानी वाराणसी में मृत्यु मंगलमय होता है। ज्ञान कुत्र संभवति, तो दोस्तों आप लिखेंगे ज्ञान सर्वत्र संभवति, यानी ज्ञान सभी जगह संभव होती है। वीरः केन पूज्यते, तो आप लिखेंगे वीरः वीरेण पूज्यते। अब प्रश्न 9 पत्र लेखन है कि शुल्क मुक्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, अथवा जिले में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए। या फिर दोस्तों 10वां है लास्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरी अविस्मरणीय यात्रा, भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण यदि में प्रधानाचार्य होता है। जो टॉपिक आपको समझ आए अपनी रुचि के अनुसार निबंध लिख लेंगे। तो दोस्तों सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।